कक्षा 10 पाठ 5 कक्षा 10 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है। तो ये जो है इसमें हम 4-5 टॉपिक है। इससे डाल्टन का नियम है, हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में क्लास 9 में भी है। डॉबर्नियर का है, फिर न्यूलैंड का है, मेंडलीव का है, आधुनिक आवर्त है। तो सबसे ज्यादा इस समय बोर्ड के एग्जाम के लिए मेंडलीव वाला और आधुनिक आवर्त वाला, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। पाठ नाम में एक शब्द है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण शब्द का मतलब होता है किसी तत्व को, किसी यौगिक को, किसी पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर, किसी तत्व को, यौगिक को या पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर एक समूह में व्यवस्थित करना, समूह में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। चाहे कोई जीव, हमने बायोलॉजी में वर्गीकरण पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, चाहे जीव हो, चाहे तत्व, पदार्थ हो, जो भी हैं, उन सभी को उनके गुणों के आधार पर एक समूह में व्यवस्थित करते हैं, इसे वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण में एक ही प्रकार के, चाहे पदार्थ हो, जीव हो, सभी होते हैं। ठीक, तो वर्गीकरण यहाँ हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। जो तत्व हमने खोजे थे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने का जो थोड़ा बहुत प्रयास किया था, जॉर्ज डाल्टन ने स्टार्ट किया। इन्होंने तत्वों से संबंधित अपना परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली बार, लेकिन जो इस चैप्टर में जो स्टार्ट है, सबसे पहले डॉबर्नियर ने दिया था 1966 में, सन 1966 में डॉबर्नियर दिया। फिर न्यूलैंड आए, नहीं 1806 में दिया था इन्होंने। ठीक है, न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने 1866 में दिया। और उसके बाद मोजले का जो आधुनिक आवर्त था, ये सन 1913 में आया, जो आज भी यही मान्य है, मोजले वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉबर्नियर का त्रिक पढ़ते हैं। डॉबर्नियर का त्रिक संबंधित नियम क्या है? डॉबर्नियर का सिद्धांत, तो वर्गीकृत तत्वों को वर्ग में या समूह में वर्गीकरण करने का पहला प्रयास जो है डॉबर्नियर ने, ये एक जर्मन रसायनज्ञ थे, जर्मन रसायनज्ञ डॉबर्नियर ने सन 1807 ईस्वी में पहला प्रयास किया। सबसे पहले डॉबर्नियर ने इन्होंने क्या किया, इनके समय तक कुल मिलाकर 23 या 24 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, पहली चीज तो वर्गीकरण की जरूरत इसलिए हमें पड़ी क्योंकि लगातार तत्वों की खोज हो रही थी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनको याद कर पाना एक साथ इनके रासायनिक गुणधर्म को, भौतिक गुण तो आसान नहीं था, तो एक उन्हें क्रम में रखने की जरूरत हुई। तो सबसे पहले डॉबर्नियर जो किया, 23-24 कुल तत्व ज्ञात थे। डॉबर्नियर क्या किया, डॉबर्नियर ने तत्वों के परमाणु भार को आरोही क्रम में लिखा। इन्होंने आरोही क्रम में लिखा और बताया कि जो देखो, इन्होंने एक त्रिक बनाया, 3 तत्वों का त्रिक बनाया और इन्होंने बताया उस त्रिक में, जैसे ऊपर सोडियम है, बीच में सोडियम, ऊपर पोटेशियम, ऊपर लिथियम है। ठीक है, तो इसमें जो बीच वाला ये तत्व है, ये 3 तत्वों का क्या हो गया, त्रिक हो गया, जिसमें बीच वाला तत्व जो सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये पहले वाले लिथियम को, और जो पोटेशियम है 19, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इनके परमाणु क्रमांक को अगर इनको जोड़ते हैं, ये इनके परमाणु भार को जोड़ते हैं, सोडियम का होता है 23 और इसका 40 होता है परमाणु भार, और इसका 6 होता है, तो इनको जोड़ेंगे लगभग 46 होगा, और 46 का बटा 2 करेंगे, एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, जो यही 23 क्या है, सोडियम का परमाणु भार है। तो पहले और तीसरे का जो औसत होता है वो बीच वाले के बराबर आएगा, पहले और तीसरे तत्व का औसत दूसरे के बराबर आएगा। तो यही क्या था, यही डॉबर्नियर का सिद्धांत था। पहले ये जो एक समूह में उन्होंने 3 तत्व रखे, इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं, इन्हीं को त्रिक बोलते हैं।
इस नियम को डोवर्नियर के नियम को डोवर्नियर का त्रिक नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जब आगे तत्वों की संख्या बढ़ने लगी तो इनके सिद्धांत में क्या, इनके जो है उस सिद्धांत में, इनके परमाणु मॉडल में वो फिट नहीं बैठ रहे थे, फेल हो गया। तो और बहुत सारे तत्व जो है इधर उधर इन्होंने कर दिया था, इसकी वजह से इनका सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, उसको वैज्ञानिक प्रूफ नहीं मिली। फिर इनके बाद 1866 में न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने अपना सिद्धांत दिया। न्यूलैंड के नियम को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है, अष्टक नियम। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने लेकिन क्या किया, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी, इनके समय तक कुल 56 तत्व ज्ञात थे और उस 56 तत्व को इन्होंने क्या किया, आवर्त में बांट दिया। तो इन्होंने बताया जैसे इसमें पहला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 6 7। फिर जैसे यहाँ पे नियान आता है, ऑक्सीजन आता है, तो जैसे यहाँ पे 8वां तत्व आएगा, जो 8वां तत्व होगा वो जो है पहले वाला और जो पहला वाला समूह होगा इसके बराबर होगा। जो 8वां तत्व यहाँ पे आएगा ये पहले वाले के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बराबर होगा। इन्होंने क्या कहा था, जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, संगीत के 7 स्वर, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद हम लास्ट में सा बोल के इंड करते हैं, अंत करते हैं। जैसे अंत वाला क्या है, अंत वाला जो ये शब्द आ रहा है ये पहले वाले के बराबर, इसी तरह जो यहाँ पे 8वां शब्द आएगा वो पहले वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने संगीत के 7 स्वरों के हिसाब से अपने नियम को दिया। तो जो 8वां था वो पहले आ रहा था, इसी को क्या बोलते हैं, अष्टक नियम बोलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम को संगीत के स्वरों का भी नियम कहते हैं। ठीक है, 56 तत्व ज्ञान थे इनके जो है परमाणु सिद्धांत में, कुछ तत्व आगे और कुछ पीछे हो गए थे। और दूसरी चीज, इन्होंने बहुत सारे तत्वों की बाद में खोज हुई जो इनके सारणी में, इनके आवर्त में फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, तो अंत लास्ट में न्यूलैंड का नियम भी फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद आए मेंडलीव, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और इन्हीं के ही सिद्धांत को जो है कुछ न कुछ प्रामाणिकता मिली, इन्हीं से जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इनके सारणी का जो सिद्धांत था वो यही था कि तत्वों का आवर्ती फलन जो होता है, तत्वों का आवर्ती फलन उनके परमाणु भार के तत्वों का आवर्ती फलन उनके परमाणु भार का गुणन होता है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया मेंडलीव। इन्होंने परमाणु भार को जो है प्रायोरिटी दी थी, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, इनके समय तक कुल जो है 63 या कुल 64, इनके समय तक कुल 63 या 64 तत्व ही ज्ञात थे। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह छोड़ दी और बताया कि भविष्य में वहां पे वो तत्व खोजे जाएंगे। वो अक्रिय गैसों का समूह था, कुछ इन्होंने जगह छोड़ दी और बताया कि बाद में तत्व खोजे जाएंगे। ठीक है, तो ये, और इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जो है 8 समूह बनाए,
और 6 आवर्त बनाए। ठीक है, तो ये इनकी आवर्त सारणी की विशेषता थी। इन्होंने क्या किया, एक समूह में जो तत्व थे, एक समूह के तत्व के गुणधर्म बराबर होते हैं, बराबर हैं, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की थोड़ी बहुत ये विशेषता है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। ठीक है, तो उन्हें समूह किसे कहते हैं, जो ऊर्ध्वाकार जो है तत्व होते हैं कॉलम में, उन्हें समूह कहा जाता है। और जो क्षैतिज जो है कॉलम में होते हैं जो तत्व, उन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी मैं अभी दे दूंगा तो उसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन इनके भी कुछ कमियां रह गई, इनके भी सारणी में मेंडलीव में कुछ न कुछ कमियां रही। पहली कमी क्या थी, इन्होंने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन का स्थान, ये इनकी मेंडलीव की कमी थी। दूसरा, इन्होंने समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को नहीं दिया स्थान। तीसरा, इनकी सारणी में कुछ तत्व का परमाणु भार अव्यवस्थित था। ठीक है, अव्यवस्थित था, और कुछ तत्व बाद में जब खोजे गए तो वो फिट भी नहीं बैठ रहे थे। इस प्रकार से इनकी सारणी की ये सारी कमियां थी, लेकिन इनकी सारणी की जो भी विशेषता थी उसी से आज जो है आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, वो कहां से आधुनिक आवर्त सारणी आई, मेंडलीव की आवर्त सारणी से। अगर मेंडलीव नहीं बनाया होता तो आधुनिक आवर्त सारणी नहीं मिलती। तो हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज थी, जो बनाया था इसे 1913 में मोजले ने बनाया था। मोजले ने ही क्या किया, जो मेंडलीव की सारणी थी उसी में संशोधन कर दिया, उनकी कमियों को दूर कर दिया, और जो उसमें तत्व जिनके गुणधर्म नहीं मिल रहे थे उनको एक अलग ही उनका समूह बना दिया या ब्लॉक बना दिया। ठीक है, इस प्रकार संशोधन करके जो सारणी बनी उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और आज यही क्या, यही सर्वमान्य में है, यही प्रयोग में है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं, 18 समूह। इनको ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाधर कॉलम भी कहते हैं। और 7 आवर्त हैं इनके सारणी में, जिनको क्षैतिज कॉलम कहते हैं, ऊर्ध्वाधर समूह, क्षैतिज कॉलम, कुल 7 हैं। ठीक है, लेकिन इनकी आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, अभी तक जो वैज्ञानिक आ रहे थे वो सभी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सारणी को व्यवस्थित कर रहे थे। इन्होंने पहली बार जो है परमाणु क्रमांक का अपनी सारणी में प्रयोग किया था। इन्होंने बताया था कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये जो है इनके आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता बताई थी। इन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी के तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा था, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और बताया एक समूह में जितने भी तत्व आते हैं सभी के गुणधर्म आपस में बराबर होंगे। एक समूह में आने वाले तत्वों के गुणधर्म बराबर होंगे। जो इन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को, अक्रिय गैसों का स्थान दिया, अक्रिय गैस को स्थान दिया। और इन्होंने जिनके जो है गुणधर्म नहीं मिल रहे थे किसी भी तत्व से, उनको क्या किया, सबसे अलग कर दिया, सबसे अलग एफ ब्लॉक बना दिया। जिनके गुणधर्म किसी से नहीं मिल रहे थे उनको आई एफ ब्लॉक बना के अलग कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को स्थान दिया
तो ये इनकी सारणी की विशेषता थी, लेकिन इनकी सारणी में कुछ चीजें हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे जो गुणधर्म में है। जैसे इनके आवर्त सारणी में एक गुणधर्म है संयोजकता, संयोजकता है। दूसरा परमाणु त्रिज्या है, परमाणु आकार चाहे कहो चाहे परमाणु त्रिज्या कहो, ठीक है। और तीसरा है धात्विक गुण, धात्विक गुण, और चौथा है आधात्विक गुण, ठीक है। ये चारों के बारे में हम पढ़ते हैं। जिसे आवर्त सारणी क्या है, इस तरह कुछ बनी हुई है, इस तरह, ठीक है। इस तरह ये आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता की तत्व के परमाणु में, तत्व के परमाणु में, परमाणु के तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता जो है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है, 4 से ज्यादा संयोजकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे गोला बनाते हैं तो जो बाहरी सबसे कोश में इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो एक समूह है, समूह में जो प्रत्येक समूह का अपना जो है अपनी संयोजकता है और वो घटती नहीं है समूह से। लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ता है और संयोजकता जो होती है पहले 0 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने और ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान होती है, 1, 2, 3, 4, वो घटती बढ़ती नहीं है। इसके बाद इसमें दूसरा है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या तो परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से बाहरी कोश की दूरी को, परमाणु के नाभिक से बाहरी कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहें चाहे एटॉमिक रेडियस कहें, और इसी को जो है परमाणु आकार भी कह सकते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लो ये नाभिक है किसी का और उसके ये बाहरी कक्ष है, ठीक है। तो इस नाभिक से मान लो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस नाभिक से इस बाहरी कक्ष के बीच की जो दूरी होगी, ये दूरी जो है परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। नाभिक से बाहरी कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब हम जैसे जैसे ये क्या होगा, परमाणु ये जो है तत्व का बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा? त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसीलिए हम ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे तो कक्ष की संख्या बढ़ती है, कक्ष की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। लेकिन हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कक्ष की संख्या नहीं बढ़ती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या घटती है बाएं से दाएं जाने पे, और ऊपर से नीचे आने पे जब आवर्त बढ़ेंगे, कक्ष बढ़ेंगे तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद इसमें धात्विक गुण है। हम लोग जानते हैं आवर्त सारणी में जो आगे आगे इस तरह है तत्व, ये आगे जो तत्व हैं इनको धातु कहते हैं, और इधर वाले को पीछे जो तत्व हैं इनको अधातु कहते हैं, और जो बीच में कुछ तत्व हैं इनको उपधातु कहा जाता है, इनको उपधातु कहते हैं। इनके और इनके गुण दोनों के मिलते हैं उपधातु में। अगर हमें धात्विक गुण देखना है, धात्विक गुण, तो हम कैसे जानेंगे धात्विक गुण क्या होता है? धातु का जो गुण होगा किसी भी तत्व में धात्विक गुण होगा। अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो देखो आगे की तरफ धातु है, और जैसे जैसे आगे जाते हैं, जैसे जैसे आगे जाते हैं वो पहले उपधातु होती है फिर आधातु होती है। मतलब बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है, क्योंकि उधर अधातु है। अब हम ऊपर से वही नीचे आते हैं तो क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है।
ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अधात्विक गुण होता है। अगर हम जो है बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, इधर धातु थी, फिर थोड़ी सी और अधातु हुई, फिर और अधातु हो गई। मतलब बाएं से दाएं जाने पर अधातु हो रही है, मतलब बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।